नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। 4 बजे 40 खबरों में हम आपको सबसे पहले बताएंगे क्या है अहम बड़ी खबरें। तो चलिए सबसे पहले बात पटना की कर लेते हैं। पटना में बारिश तो थम चुकी है, लेकिन लोगों की मुसीबत कम नहीं हुई है। पटना में अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी है, जलजमाव की स्थिति है और ऐसी स्थिति में बाढ़ बारिश के बाद महामारी का खतरा यहां मंडराने लगा है, क्योंकि गलियों में कई जगह पर कूड़े का अंबार जमा हुआ है। प्रशासन ने एहतियातन कई इलाकों में फॉगिंग करवाई है ताकि जो मच्छर पनप रहे हैं उनसे निजात पाई जा सके। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जलजमाव के बाद अब महामारी की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि कूड़ा लगातार शहर के इलाकों में बैठ गया है, पैड बना चुका है और इसी वजह से नगर निगम की दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ गई है। टाइफाइड का खतरा है, हैजा का खतरा है, दूषित पानी पीने से भी लोगों को बीमारी हो सकती है। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम के पास भी पानी भरा हुआ है। जिन सड़कों पर गाड़ियां तेज रफ्तार से दौड़ा करती थी वहां पर हर तरफ पानी पानी नजर आता है। देखिए हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पटना में जो कॉलोनियाँ डूबे हुई हैं उनमें 6 दिन गुजर गए, न डेयरी खुले न कोई दुकान खुला। लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किनारे से किसी तरीके से इसी पानी में डूबकर तैरकर पानी पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं और अपने घर के लिए भी पानी ले जा रहे हैं। अब इन शख्स को देखिए, 2 बोतल पानी किनारे से लेते हैं और लेकर लोगों तक पहुँचाने का काम भी करते हैं। क्या स्थिति है अभी? स्थिति ऐसा है कि देख रहे हैं कहीं निकलने के साधन नहीं, न कुछ व्यवस्था खाने पीने के है, दुकान उकान बंद है। अब वही लोग चूड़ा मिठा दिए हैं, वही लोग खा रहा है। अब कॉलेज बोल रहे हैं खाना बन रहा है, तो पानी है लेकिन कितना आदमी वहाँ जाए? पानी क्या आप लोग पहुँचा रहे हैं सब जगह लेके भी? हाँ, पानी तो जाइए रहा है हर गली में, हर जगह। पानी नहीं आ रहा है घर में? घर में नहीं आ रहा है। जो मोटर है उसमें भी पानी आ रहा है? मोटर में ही गंदा पानी आ रहा है। देखिए पानी इतना भरा हुआ है और देखिए जो तमाम तस्वीरें आप देखिए किस तरह से गाड़ियाँ डूबी पड़ी हैं, लोग कैसे संघर्ष कर रहे हैं। सो किनारे पर लोग जाते हैं, पानी लेकर आते हैं, जो अंदर में लोग हैं वो निकलने की कैसी कोशिश कर रहे हैं उसकी भी तस्वीर आप देखिए। लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। रिक्शे पर सवार ये बुजुर्ग महिला जो अपना कुछ सामान लेकर वापस निकल रही है। सब डूब गया है चाची। अब निकलना पड़ा, पानी का बहुत दिक्कत हो गया था, खाने पीने का दिक्कत हो गया था। जरूरी सामान लेकर निकल रही है। हाँ, जरूरी सामान जो घर पूरा डूब गया है। हाँ, घर पूरा डूब गया है। देखिए अब जो जरूरी सामान है वो लेकर आंटी निकल रही हैं। खाने पीने सबका दिक्कत हो गया। हाँ, सबका दिक्कत हो गया, तब ना निकलना पड़ा, तो निकलते नहीं। 6 दिन से घर में थी आप लोग? हाँ, बिजली नहीं, पानी नहीं। पहुंच जाएंगे भाई। हाँ, थोड़ा दूर में डूबे पहुंचाएंगे ना। हाँ, पूरा बहुत पानी है अंदर। क्या करें, डूब गया। वही तो हम लोग निकल रहे हैं। अब देख रहे हैं कि बहुत मुश्किल हो गया। अब मुश्किल हो गया। हाँ, वाइफ हमारी कैंसर पेशेंट है। अच्छा, ये कैंसर पेशेंट है, तो इसलिए अब इनको निकालना जरूरी है। हम तो किसी तरह से जिंदगी काट भी लेते, लेकिन क्या कर। धन्यवाद भाई। ये संघर्ष की देखिए एक अनोखी दास्तां है जो हमारे साथ भी रहा हूँ। बहुत रिलीफ वर्क किया। उदय शंकर सिन्हा कैप्टन उदय शंकर है, रिटायर्ड। 6 दिन तक घर में पत्नी को लेकर रहे। पत्नी कैंसर से पीड़ित है। जब अब लगा कि कोई उपाय नहीं है तो आखिर में संघर्ष करके बाहर निकलने की कोशिश। दवा चाहिए, पत्नी बीमार है, खुद तो किसी तरह जी भी लेते, मगर उनको अगर जिंदा रखना है तो इस नर्क से तो बाहर निकालना ही होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। इस विपदा की स्थिति में न्यूज नेशन भी लोगों की मदद कर रहा है। न्यूज नेशन संवाददाता रजनीश सिन्हा खुद सामान लेकर जरूरतमंदों के बीच पहुंचे। इस आपदा की घड़ी में जब हम कवरेज के लिए निकले तो हमने सोचा कि क्यों नहीं राहत के कुछ पैकेट हम भी ले चलें। खाली हाथ आईडी लेकर जाने से अच्छा है कि जितना राहत का सामान अपने साथ हो सके वो लेकर चला जाए। जो ज़रूरतमंद जहां मिलेगा उसे कम से कम कुछ राहत के पैकेट हम दे देंगे। इसमें बिस्किट, मिक्सचर, पानी के बोतल हैं। थोड़ी देर के लिए उनको राहत मिल जाएगी। सो इस राहत के पैकेट को साथ लेकर हम राजेंद्र नगर के उन इलाकों में निकले हैं जहां पानी इतना है कि किसी का भी आना मुश्किल। चलिए हम राहत लेकर निकले हैं और देख रहे हैं जहाँ जो मिल जाए, जिसको ज़रूरत हो उसको कुछ दे दे। भाई कुछ चाहिए, खाने का है? लो। हाँ, घर में भागना सब भूखा हुआ है। सब भूखा है घर में? हाँ, 5 दिन 6 दिन से पानी अटका है, पूरा घर डूबा है, खाना नहीं बना, चूड़ा मिठा खाकर काम चला रहे हैं हम लोग। दिन काट रहा है पानी लेकर। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में है, कुछ लीजिए, आप भी ले जाइए। घर में स्थिति बहुत खराब है। बहुत खराब स्थिति है। देखिए जो लोग हैं
जो बच्चे हैं छोटे छोटे जिनके घर में कोई सामान नहीं है हम दे देंगे। देखिए लोगों के लिए किसी और को दे देते हैं। देखिए सबको हम जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको देखिए, उनके घर में गरीब के पास खाने के लिए कुछ है नहीं। सो इस वक्त हम राहत लेकर कवरेज में इसलिए निकले कि अगर कोई हमें दिख जाए, छोटे बच्चे हो जिनके पास कुछ नहीं, लीजिए भाई लीजिए, खा लीजिएगा। पानी है इसमें, पानी है, पी लीजिएगा। प्यास लगी है, पानी नहीं पिया? कहाँ से हैं? बाजार समिति से है। प्यास बहुत कस चलिए हमारी कोशिश, पानी है आप निकाल के पी लीजिए। बड़ा सुकून सा मिलता है जब आप किसी जो परेशानी में हो उसकी आप मदद करते हैं नहीं। और देखिए जो लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं। तो हमारे पास जो राहत का पैकेट था वो हमने दे दिया। ये 2 भाई हैं जो किसी तरीके से अपने फल का ठेला निकाल रहे हैं, प्यासे थे, पानी था नहीं, सो जो मिला उसी में दोनों बांट कर पी रहे हैं। हमारी कोशिश है कि कवरेज तो होती रहे, मगर इस कवरेज के दौरान अगर किसी के लिए मदद की हाथ हम बढ़ा सकें तो फिर क्यों नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। और आइए रुख करेंगे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 17 अक्टूबर तक अब पी चिदम्बरम की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट से चिदम्बरम को राहत की जो उम्मीद थी वो नहीं मिल पाई है। तिहाड़ जेल में बंद है पी चिदम्बरम और आईएनएक्स मीडिया केस में उनकी हिरासत को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, वही बता दें आपको कि करतारपुर साहिब जाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का जो न्योता था उन्होंने स्वीकार कर लिया है। करतारपुर साहिब जाने वाले पहले जत्थे में वो शामिल होंगे। आपको बता दें कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगे मनमोहन सिंह। 9 नवंबर को पाक स्थित करतारपुर साहिब जाएगा पहला जत्था। इसको लेकर बाकायदा पाकिस्तान से न्योता आया था, लेकिन तब जानकारी निकल के आ रही थी कि वो उसका इनकार कर सकते हैं। इधर दिल्ली आतंकियों के निशाने पर है। सूत्रों के हवाले से खबर आई है और इस खबर के मुताबिक दिल्ली में अल उमर मुजाहिदीन के 4 आतंकी घुस आए हैं। इस इनपुट के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली में 9 जगहों पर छापेमारी भी की है। बताया जा रहा है कि आईएसआई के निर्देश पर यह साजिश रची गई है। आपको बता दें कि अल उमर मुजाहिदीन का चीफ है मुश्ताक अहमद जरगर, जिसने अनंतनाग हमले को भी अंजाम दिया था। तो अलर्ट के बाद जवान एक्शन में हैं। आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है, वाहनों की चेकिंग की जा रही है और दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी किया है और ये कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। आतंकी अलर्ट पर दिल्ली पुलिस का बयान जारी आया है और बयान जारी करके दिल्ली पुलिस ने कहा है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद है। चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस की पैनी नजर है। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, केओस की कोई जरूरत नहीं है। त्योहारों को देखते हुए हम अलर्ट पर हैं। देखो दिल्ली फेस्टिवल को लेके दिल्ली पुलिस पूरी अलर्ट है और तमाम जो हमारे एंटी टेररिस्ट मेजर्स वो हमने लिए हुए, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है और तमाम जो हमारे पास इनपुट है उस पर हम काम कर रहे हैं। 4 आतंकियों के भी दिल्ली अभी इसमें वही मैं क्या बोला गया, बिल्कुल हमारे गश्त बढ़ी हुई है, एंटी टेररिस्ट मेजर्स लगे हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। सेल की तरफ से भी कल दिल्ली के नोट अभी सर 9 जगहों पे रेड की गई है। बस इससे पहले खुफिया एजेंसियों को तकरीबन 5 दिन पहले जानकारी मिली थी कि जैश का कमांडर अबू उस्मान ने अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स के साथ कश्मीर के बांदीपुरा इलाके में मीर मोहल्ला के एक सेब के बाग में मीटिंग की थी। इस मीटिंग में उसने ये कहा था कि कश्मीर के लोग जल्द ही एक अच्छी खबर सुनेंगे और ये खबर जम्मू और दिल्ली में बड़े धमाके की होगी। मीटिंग में एक पाकिस्तानी, 2 कश्मीरी आतंकी थे। आतंकियों के पास AK-47 पिस्टल और हैंड ग्रेनेड भी बताए जा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अब अयोध्या की सुनवाई से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, वो आपको बता दें। गोपाल सिंह विशारद वकील रंजीत कुमार ने दलील रखी है कि रामलला विराजमान की ओर से पी नरसिम्हा ने भी दलील रखी है। स्कंद पुराण में श्री राम जन्मस्थान का जिक्र है। पुरातत्व विभाग के सबूत हमारे विश्वास की पुष्टि करते हैं। जानकारी निकल के आई है, पुरातत्व विभाग के सबूत भी हमारे विश्वास की पुष्टि करते हैं, जो विश्वास का जिक्र किया गया है। इसके अलावा बता दें कि पुरातत्व विभाग जन्मभूमि के दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है, यह भी वकील की तरफ से कहा गया है। तो हिंदू पक्ष के वकील का यह जवाब आया है। सुनवाई का 36वां दिन है और इस मौके पर स्कंद पुराण का जिक्र करते हुए यह कहा गया है कि मंदिर के नीचे से अवशेष बरामद हुए थे।
अयोध्या मामले में आज सुनवाई का 36वां दिन है। आज हिंदू पक्ष की ओर से CS वैद्यनाथन, रंजीत कुमार और इसके अलावा P नरसिम्हा ने अभी तक दलीलें रखी हैं। आज जस्टिस चंद्रचूड़ ने सीधा सवाल हिंदू पक्ष से किया और उनसे कहा है कि आस्था और विश्वास अपने आप में अलग विषय हैं, लेकिन क्या हिंदू पक्ष के पास ये साबित करने के लिए ठोस सबूत हैं जिनसे साबित हो सके कि वाकई विवादित जगह पर कभी राम मंदिर था। इसके जवाब में CS वैद्यनाथन ने कहा कि ASI की जो खुदाई हुई है उससे साफ है कि विवादित ढांचे के नीचे एक विशालकाय निर्माण था जो कि मंदिरनुमा था। उन्होंने मुस्लिम पक्ष की इस दलील को खारिज किया कि विवादित ढांचे के नीचे ईदगाह भी हो सकता है। हालांकि जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी सवाल किया कि विवादित ढांचे के नीचे जो खंभे मिले हैं उनको आप कैसे साबित करेंगे कि एक विशालकाय ढांचे का ही हिस्सा है या एक ही समय के हैं। CS वैद्यनाथन ने कहा कि ASI की रिपोर्ट में बाकायदा इस बात का जिक्र है कि 46 जो खंभे मिले हैं वो एक ही वक्त के हैं, यानी वो एक ही विशालकाय ढांचा यानी मंदिर का हिस्सा थे। उन्होंने ये भी कहा कि वहां पर तमाम जो कमल की कलाकृति मिली है, परनाला मिला है और दूसरी जो संरचनाएं मिली हैं उनसे साबित होता है कि ये मंदिर ही था। हालांकि जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस पर यह सवाल पूछा कि आप जिन विशेषताओं का जिक्र कर रहे हैं वो किसी बौद्ध विहार में भी हो सकती हैं और ऐसे में कैसे साबित होगा कि वो जगह सिर्फ मंदिर ही थी, कोई बौद्ध विहार नहीं। तो CS वैद्यनाथन का जवाब था कि बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए वो जगह कभी अहम नहीं रही, सिर्फ हिंदू ही उस जगह को लेकर के श्रद्धा का भाव अनंत काल से रखते आए हैं। इसके बाद रंजीत कुमार की बारी आई। रंजीत कुमार ने यह कहा कि पुराने दस्तावेजों में बात साफ है कि इस जगह को मस्जिद जन्म स्थान के तौर पर जाना जाता रहा है। पुराने दस्तावेजों में इस जगह का नाम मस्जिद जन्म स्थान के तौर पर दर्ज है। इसके बाद PS नरसिम्हा ने यह कहा, उन्होंने स्कंद पुराण का हवाला दिया और यह साबित करने की कोशिश की कि अयोध्या ही श्री राम का जन्म स्थान है। उन्होंने कहा कि असंख्य हिंदुओं की आस्था रही है कि श्री राम जन्मभूमि के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। और आइए हम नजर डालते हैं राजनीति की खबरों पर। मुंबई में आदित्य ठाकरे ने वर्ली सीट से पर्चा भर दिया है। नामांकन से पहले आदित्य ठाकरे ने रोड शो करके दमखम दिखाया। रोड शो के बहाने शिवसेना ने ये शक्ति प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि बड़ी तादाद में यहां भीड़ जुटी थी। इस रोड शो के जरिए नामांकन दाखिल करने के लिए वो गए थे। 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। वर्ली से पर्चा भर दिया, 11 करोड़ अपनी संपत्ति बताई है उन्होंने नामांकन में। एक भव्य रोड शो हुआ, कार्यकर्ताओं की बड़ी भीड़ थी। आदित्य ठाकरे से न्यूज नेशन संवाददाता पंकज मिश्रा ने खास बातचीत की। आदित्य जी, किस तरह की उम्मीद मिल रही है आपको लोगों से? आशीर्वाद तो अभी काफी मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, इसी प्यार को आगे लेके जाना है। आदित्य जी, जो परिवार अब तक किंग मेकर था, आज खुद किंग बनने की होड़ में, क्या कहेंगे? मुझे लगता है हम तो सेवक है और वैसे ही सेवा करते रहेंगे। आदित्य, क्या आप महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? मैं तो जनता की सेवा करूंगा, जो भी हमें जिम्मेदारी मिलेगी उसके आगे लेके जाऊंगा। इधर आदित्य ठाकरे ने अपने हलफनामे में क्या जानकारी दिया, ये उस पर एक नजर डाल लेते हैं। उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 16 करोड़ 5 लाख बताई है। बैंक में 10 करोड़ 36 लाख जमा होने की बात कही है। वहीं करीब 21 लाख के बॉन्ड उन्होंने खरीदे हैं। आदित्य के नाम एक BMW कार है, करीब 65 लाख की ज्वेलरी है, 10 लाख रुपए की दूसरी अन्य संपत्तियां हैं। 4 करोड़ 67 लाख की अचल संपत्ति है। कोई आपराधिक मामला उन पर दर्ज नहीं है। शिवसेना प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि शिवसेना का हर एक कार्यकर्ता चाहता है कि आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और इसको लेकर शिवसेना अगले विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरेगी। उनसे बात की हमारे संवाददाता पंकज मिश्रा ने। हम किस तरह का भरोसा है आदित्य ठाकरे के नेतृत्व पे? देखिए, जिस तरीके से आप माहौल देख रहे हैं, जो उत्साह है, जो मनोबल बढ़ा हुआ हर शिवसैनिक का आपको दिख रहा है, उसी से आप समझ जाएंगे कि मुंबई में किस तरीके से शिवसेना की धाक है और किस तरीके से हम उनको भारी संख्या में विजयी बनाएंगे। ये एक और संकेत देता है। ये संकेत ये दिखाता है कि आज देश की 65% से ज़्यादा आबादी युवा वर्ग की है और आज एक युवा नेता आगे आकर जिम्मेदारी संभालने को तैयार है, जिम्मेदारी लेने को तैयार है। वो पिछला चुनाव भी लड़ सकते थे, पर क्योंकि वो 25 साल के नहीं हुए थे, वो नहीं लड़ पाए। अब आकर लड़ रहे हैं। उसे समझ में आता है कि लीडरशिप को लेकर उनमें कितना अपने आप में आत्मविश्वास है और शिवसैनिकों पर भरोसा है। शिवसैनिक आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब होंगे। हर शिवसैनिक की ये मनोकामना है और ये उद्धव जी का किया हुआ वादा अपने पिताजी को है और हम सब इसके लिए कार्यरत हैं।
और आने वाले समय में हम सब ये जो उल्लास का माहौल आप देख रहे हैं वो इसी तरफ संकेत दे रहा है कि भगवा लहराएंगे मुंबई में, महाराष्ट्र में और आने वाले समय देश में भी। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई। इधर गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। ट्रेन सिर्फ 8 घंटे में 655 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे आधुनिक ट्रेन है। वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से कटरा और फिर कटरा से नई दिल्ली के बीच हफ्ते में 6 दिन चलेगी। तो ये नई दिल्ली से सुबह 6 बजे निकलेगी और 2 बजे तकरीबन ये कटरा पहुंचेगी। ये सबसे आधुनिक और फास्ट ट्रेन बताई जाती है। भारत के 140 की स्पीड आप इस वक्त की गति से ये ट्रेन चल रही है। देखिए 130 से 140 ये वो स्पीड है जो वंदे भारत एक्सप्रेस अपने सफ़र के दौरान पकड़ेगी। वैष्णो देवी जाने वाले लोगों के लिए, भक्तों के लिए एक बड़ी सौगात और नवरात्रि में ही जय माता दी बोलने के लोग बेताब हैं। कार के अंदर की जो चेयर्स हैं उसके फीचर देखिए कि जो चेयर्स हैं वो रिवॉल्विंग चेयर हैं। हालांकि आमतौर पर इस तरह की चेयर ट्रेन में होती नहीं, लेकिन रिवॉल्विंग चेयर हैं। अगर आप इसमें बैठते हैं तो एक तरह से आपको इस बात का एहसास होगा जैसे आप किसी फ्लाइट में सफ़र कर रहे हों, क्योंकि जिस तरह की सुविधाएं इसमें दी गई हैं। आप देख रहे हैं चेयर पूरी तरह से रिवॉल्व हो सकता है, इसको कहीं भी अगर घुमाना इस तरह से करना हो तो एक रिवॉल्विंग चेयर जरूर है इसमें। और दूसरी जो अहम बातें देख सकते हैं फीचर को लेकर, यहाँ पर अगर आप लाइट्स की व्यवस्था देखें कि अगर आपको बैठना हो, अगर रात हो, अगर बातचीत करनी हो, लाइट के लिए यहाँ पर कुछ भी अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए लाइट्स की व्यवस्था है। अगर स्पेस की बात करें, लगेज को लेकर अगर आप देखें तो यहाँ पर पहले से बेहतर स्पेस दिए गए हैं। जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से बनारस जा रही है उसका जो दूसरी जो दिल्ली से कटरा वाली उसमें स्पेस जरूर है। दूसरी तरफ अगर आपको दिखाना चाहें यहाँ पर जो पेंट्री है, इस पेंट्री में यहाँ की जो इस कार की पेंट्री उसमें भी काफ़ी स्पेस दिया गया है। जो पहले की जो एक्सप्रेस थी उससे इसमें कुछ बदलाव जरूर किए गए हैं। और जो पेंट्री कार है उसमें भी जो स्पेस है उस ट्रेन से पहले से कहीं बेहतर, उसमें और कई फीचर्स भी लगाए गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कूलिंग के लिए, हॉट केस के लिए सभी चीज़ें जो पहले वंदे भारत एक्सप्रेस थी उसमें इतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन इसमें ये सुविधाएं जरूर हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें एग्जीक्यूटिव क्लास के बाद अगर जो चेयर कार का जो क्लास है उन दोनों के बीच में जो समानता है वो साफ दिख रही थी कि वहाँ पर जो बैठने की संख्या थी 52 थी, इसमें करीब 78 पैसेंजर बैठ सकते हैं। और इस तरह की सुविधाएँ अगर कोई दिल्ली से कटरा जाना चाहता है उनके लिए इस ट्रेन से काफ़ी सुविधाएं। हालांकि जो सबसे अहम बात रेलवे की तरफ से लगातार कही जा रही है कि अगर इस ट्रेन से कोई सफ़र करता है तो उनमें सबसे जो अहम है उनका समय बचता है। जो पहले 12-14 घंटे का समय लगता था वो करीब 8 घंटे में दूरी पूरी की जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ रविकांत, न्यूज नेशन, दिल्ली। इधर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस मसले पर बात की है न्यूज नेशन संवाददाता रवि सिसोदिया से। मुझे व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत इस बात का संतोष है, इस बात को लेकर के कि कटरा वैष्णो देवी मेरे ही चुनावी क्षेत्र उधमपुर का हिस्सा है। और जैसा मैंने अपने संबोधन में भी कहा कि 5 अगस्त को मोदी सरकार की ओर से गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो घोषणा करके अनुच्छेद 370 को हटाने का काम किया, तो हम जम्मू वासियों के लिए 70 वर्ष के इंतज़ार के बाद और 3 पीढ़ियों के संघर्ष के बाद एक प्रायश्चित का लम्हा था वो। और उसके उपरांत ये दूसरा उपहार सीधा दिल्ली को कटरा वैष्णो देवी के साथ जोड़ना। कुछ खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। पुणे में चंद्रकांत पाटिल के नामांकन से पहले बीजेपी महासचिव भूपेंद्र यादव ने शिवाजी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। पुणे से चुनावी मैदान में है चंद्रकांत पाटिल। पाकिस्तान में तख्ता पलट के हाथ टॉप बिजनेसमैन के साथ इमरान की जगह आर्मी चीफ बाजवा ने की बैठक। कराची के अलावा रावलपिंडी में भी मीटिंग। जम्मू कश्मीर के अखनूर से एक संदिग्ध गिरफ्तार। बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़ा गया संदिग्ध। बीएसएफ और पुलिस की टीम कर रही है पूछताछ। जम्मू कश्मीर के युवाओं ने दिया आतंकवाद को करारा जवाब। सेना की भर्ती के लिए दिखा जबरदस्त उत्साह। घाटी में हालात तेजी से हो रहे हैं सामान्य। भारत के दौरे पर दिल्ली पहुंची बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। 4 दिनों का दौरा। पीएम मोदी के साथ कई परियोजनाओं का करेंगी उद्घाटन। मुंबई में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के मुंबई वाले घर में चोरी, कैश और गहनों के साथ हार्ड डिस्क हुई गायब। आरोपी नौकर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्याज के निर्यात पर रोक लगाने के बाद एशियाई बाजारों में आसमान पर पहुंचे प्याज के दाम। बांग्लादेश और श्रीलंका में प्याज 100 रुपए के पार। दिल्ली एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत। दिल्ली में सीएनजी 1 रुपए 90 पैसे प्रति किलो सस्ता। नोएडा गाजियाबाद में 2 रुपए 15 पैसे सस्ता। आज से नए दाम लागू।
बेंगलुरु मेट्रो स्टेशन पर बाल बाल बची यात्री की जान। मेट्रो स्टेशन पर गिरा छत का हिस्सा। नेशनल कॉलेज मेट्रो स्टेशन की ये तस्वीरें सीसीटीवी वीडियो आया सामने। वाइजैक टेस्ट में भारत की स्थिति मजबूत। सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने ठोका करियर का पहला दोहरा शतक। टीम इंडिया ने 7 विकेट पर 502 के स्कोर पर घोषित की अपनी पारी। देश भर में दुर्गा पूजा का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोलकाता में एक पांडाल को सोने से तैयार किया गया है जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए है। यहाँ पर मां की प्रतिमा को सोने और चांदी से सजाया गया है, जबकि कोलकाता में 110 किलो चांदी से पांडाल तैयार किया गया है। पांडाल में मां की मूर्ति को चांदी के आभूषणों से सजाया गया। इन पांडालों को देखने के लिए दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं। तो कोलकाता के श्री भूमि पूजा पांडाल की ये तस्वीरें हैं जहां पर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस पांडाल में मां की प्रतिमा को 10 करोड़ के आभूषण पहनाए गए हैं। यूं तो बंगाल में माँ दुर्गा की पूजा जो शुरू होती है वो षष्ठी के शाम से होती है, लेकिन महापंचमी के दिन ही जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच चुके हैं पूजा पंडाल में। भारी संख्या में लोग जो हैं वो पूजा देखने के लिए निकले हैं। गर्मी है बहुत ज़्यादा, उसके बावजूद पंडालों में भीड़ है। ये श्रीभूमि पूजा पंडाल है। कोलकाता शहर में लोग इसको जानते हैं, लोग यहाँ पे पहुँचते हैं क्योंकि यहाँ पे माँ दुर्गा की जो सजावट है वो अलग से की जाती है। यहाँ पे माँ दुर्गा की जो मूर्ति है उसे सोने के गहने से सजाए जाते हैं। सिर्फ माँ दुर्गा नहीं, कार्तिक, लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती, हर देवी और देवता की पूजा जो यहाँ पे हो रही है, हर किसी को यहाँ पे सोने के गहने पहनाए गए हैं और उन गहनों में जो छोटे छोटे पत्थर हैं वो भी जो है बहुत ही महंगे हैं। साथ ही हम आपको बता दें, हमारे पास जितनी सूचना है 10 करोड़ का सोना जो है यहाँ पे दुर्गा मूर्ति और साथ ही जितने भी दूसरे देवी देवता यहाँ पे हैं उन्हें पहनाए गए हैं और इसी को देखने के लिए लोग यहाँ पे भारी संख्या में पहुँचते हैं हर साल। पिछले साल भी यहाँ पे कुछ इसी तरह की रौनक थी, इस साल भी रौनक कुछ इसी तरह से है और यहाँ पे पूजा पंडाल जो है वो भी अपने आप में बहुत ख़ास है। राजस्थान में जितने भी किले होते हैं वहाँ पे राजाओं के जो घर है वहाँ पे जब महफिलें सजती थी तो जिस तरह का एक आलम होता था उसे पूजा पंडाल में दिखाने की कोशिश की गई है। तो लोग पहुँच रहे हैं, खूबसूरत झूमर, खूबसूरत पूजा पंडाल और साथ ही माँ दुर्गा को के दर्शन के लिए यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं। तो भीड़ जो है वो उमड़ पड़ी है। पूरे साल इस दुर्गा पूजा का इंतज़ार होता है बंगाल में क्योंकि सबसे बड़ा त्यौहार है ये बंगाल का। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ कोलकाता से देवयानी चौबे, न्यूज़ स्टेशन। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए